हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, जो कि हार्ड भी होता है हमारे पास, मतलब मजबूत होता है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अपन ने मार्बल का एग्जांपल लिया था, उसके बाद हम लोगों ने एमरफस की बात किया था। तो एमरफस क्या होता है, उसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। बात समझ में आ रही है ना। या उसको हम लोग जैसे ग्लास की बात किया था हमने, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि ग्लास कैसा सॉलिड है, एमरफस सॉलिड है, ठीक है ना। उसके अंदर जो होता है, ठीक है ना, जो ग्लास आपको लगता है ना कि प्योर सॉलिड है, नहीं, वो क्या होता है, एक झूठा सॉलिड है। उसके अंदर क्या होता है, एटम मूव करता है कहाँ, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। अच्छा, हम ये बात किए थे कि जो ग्लास के अंदर एटम्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तभी तो नीचे क्या होता है, नीचे से जो ग्लास होता है थोड़ा मोटा हो जाता है और ऊपर से थोड़ा पतला हो जाता है। बात समझ में आती है ना। पुरानी बस वगैरह में आप लोग देख सकते हो, ऐसा क्यों होता है। हम लोग इसकी बात, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज सॉलिड। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड, ठीक है ना, बोर्ड में। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लास है वो सूडो सॉलिड क्यों बोला जाता है, मतलब उसके अंदर जो एटम मूव कर रहा है वाई। बात समझ में आ रही है ना। यानी पुराने घरों के अंदर जो ग्लास लगे होते हैं विंडोज में, ठीक है ना, वो उसके अंदर नीचे से मोटा और ऊपर से पतला क्यों हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सब बातें कर लिया था क्रिस्टलाइन और एमरफस का, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं, बना ही लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि जो ग्लास होता है ऊपर से पतला और नीचे से मोटा क्यों होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, सभी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए why the bottom of glass of windows are thick in old बिल्डिंग क्यों होगा। ये आपको लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फॉर 12th, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अरे क्योंकि देखते हो ना, उसके अंदर एटम क्या करता है, बात समझिएगा। यहाँ पर एटम क्या करता है, मूव करते रहता है। हालांकि एक तो उसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट की बात होती है, बात समझ में आती है ना। आज जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके अंदर जो मेल्ट होने लगता है, तो क्या होगा कि जो एटम होता है टॉप टू बॉटम मूव करने लगता है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज, आप लोग लिख लेना आंसर, बिकॉज ग्लास इज अ, क्या बताया था लास्ट क्लास में, सुपर कूल लिक्विड और अ सूडो सॉलिड एज अ रिजल्ट ऑफ which with increases in a temperature, यानी जब टेम्परेचर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर लिखा हुआ, मैं टेम्परेचर ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना। टेम्परेचर स्टार्ट मेल्टिंग पॉइंट मत देखो, एंड
चेंजिंग into the liquid state which settle are the bottom, क्या हो जाएगा, बॉटम। ठीक है ना, बस सिंपल सा याद रखिएगा कि जो गिलास होता है कैसा होता है, सुपर कूल लिक्विड होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सूडो सॉलिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और एज ए रिजल्ट विथ इंक्रीज, किसकी वजह से, टेम्परेचर स्टार्ट मेल्ट, तो उसके अंदर जो एटम होता है क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये होने में इनको काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि कोई नया बस वगैरह खरीदाया, मतलब किसी नया चीज़ में जाकर आपने सोचा इस महीने में ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये एटम मूव करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ये कब होता है, मतलब जैसे 5 साल 10 साल पुराने मकान के अंदर जाकर देखिए, जो विंडोज लगा रहता है या बस वगैरह होती है उसके अंदर वो क्या होता है, जाम हो जाता है। अरे विंडोज के पास बैठते हो ना तो देखते हो ना, शीशे आगे पीछे करते हो कि नहीं करते हो, करते ही होंगे, इतना शैतानी तो आप लोग के लिए लिखा ही हुआ है। तो क्या हुआ कि वो करने लगता है। ठीक, मतलब 10-15 साल के बाद या 5-10 साल के बाद क्या होता है, वो नीचे से जो उसका थिकनेस होता है क्या हो जाएगा, ऊपर से पतला हो जाएगा और नीचे की तरफ मोटा हो जाएगा गिलास। बात समझ में आती है ना। चलिए, हाँ, बोर्ड में आए तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, फाइनली अगर हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि एमरफस सॉलिड का यूज क्या था। बात समझ में आ रही ना, क्या यूज हो सकता है, तो हम थोड़ा सा उसकी भी बात कर ले, जो कि जरूरत नहीं है। यूजेस ऑफ एमरफस सॉलिड। ठीक है, पहला पॉइंट, दे आर यूज्ड एज इन ऑर्गेनिक ग्लासेस, जो भी इनऑर्गेनिक की ग्लासेस होती है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक, दूसरी बात, इट इज बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं अपन फोटो वोल्टिक सेल। बात समझ में आती है ना, कैसा होता है, मतलब इट इज बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, एम्फोटेरिक बोला हूँ, अच्छा एम्फोटेरिक एमरफस में अंतर होता है, बात समझिएगा। ठीक है ना, ये एमरफस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एम्फोटेरिक, बात समझ में आ रही है ना, वहाँ पर एसिड बेस की बात करते थे। ठीक, चलिए अब हम लोग ये बस इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल तो मैंने लिखा ही दिया था। चलिए अब आते हैं, देखिए हम जितना भी सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे, किनकी, एमरफस की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात सिर्फ करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है ना, तो चलिए अब जो स्टडी करना है हमारे पास किसी करना है, रेगुलर अरेंजमेंट की। ठीक है ना, तो यहाँ पर हालांकि हम समझ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है ना, और ये कैसा मतलब है, मतलब कहने का मतलब एनआइसोट्रॉपिक है कि ये आइसोट्रॉपिक है, सब के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या हो गया,
टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ constituent of particle and force of attraction, कैसा force of attraction between किसके बीच, पार्टिकल्स। ठीक है ना। फिर यहां पर देख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाइड इन कितने, इन 4 कैटेगरीज। बात समझ में आए, कितने, 4 तरह के। देखिए बात समझिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है वो किसके बेसिस पर हम लोग बात करते हैं, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही है ना। इन सब की बात करेंगे तो ये 4 कौन कौन से हम लोग वहां पर डील करते हैं। पहला होता है आपके पास आयोनिक सॉलिड, दूसरा होता है हमारे पास कोवालेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद हमारे पास आता है मेटेलिक सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है ना, लिख दूं क्या यहाँ पर, चलिए ना एक साथ हम लोग यहाँ पर डेटा बना कर ना सब डील करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, लिख देता हूँ कोई दिक्कत ना हो। कोवालेंट सॉलिड, दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज, आयोनिक सॉलिड, और क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जो 4th नंबर होता है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड होता है। ठीक है ना, बात समझे कैसा होता है, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इन सब की बात करेंगे। ठीक है ना, कि इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या शो करता है और इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है ना, तो सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए हम यहाँ पर कुछ डेटा बनाते हैं। आएगा डेटा क्या, यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, इसके बाद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास स्पेस नहीं है, ऐसे कीजिए, मिटाने के लिए भी नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। मैं पूरा डेटा लेकर बनाता हूं, मिटाने वाला नहीं है। नोट कीजिए तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले इन सबको ना हम डेटा बनाते हैं, उसके अंदर पूरा डील कर लेंगे एक साथ। ठीक है, हो गया, चलिए वादा है मेरा ऐसा। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, उसके बाद
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहली बात करते हैं यहां पर आयोनिक सॉलिड, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयोनिक सॉलिड, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, आयंस ऑफ डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है ना। इसका नेचर भी होगा आपके पास कैसा, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, आयंस ऑफ डिफरेंट, मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट नेचर कैसा होगा आपके पास, Rc, और ये क्या हो जाएगा कि Rc मतलब प्लस चार्ज, ठीक। उसी तरह से हमारे पास RA एनायन, और इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। इसके बाद इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बात समझिएगा, इसके अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो किस तरह का होगा और किस तरह का नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, आप लोग पढ़े भी होंगे आयोनिक बॉन्ड वगैरह में, ठीक है ना। इलेक्ट्रो स्टैटिक किस में होता है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज बोले तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो कैसा होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और एक किसको कंडक्ट यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आप समझिए इसका एग्जांपल क्या होता है, NaCl, ए जे में पूछ चुका है एग्जांपल, इसलिए आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, CaCl, ठीक है ना, Na2O, फिर उसके बाद CaF2, ठीक है ना। ये जे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ETC, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर फोर्स कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, समस्या किसी को अगर हो तो बताते रहना। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल हमें मिलता है। जैसे अब देखो, अब तुम लोग को लग रहा होगा NaCl, तो NaCl कैसा हो जाएगा, तो समझिएगा NaCl Na पे प्लस और Cl पे माइनस, तो दोनों कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आयंस कैसे जाएंगे, डिफरेंट हो जाएगा। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अरे आराम से, क्योंकि चार्ज है इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बात मैं करूंगा। इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना, बट डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपके पास, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड वगैरह का नाम तो सुने होंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्या इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम कर सकता है, तो इसमें कैन लगाना पड़ सकता है, कर भी सकता है और
नहीं भी। अभी मैं बताता हूँ कहाँ नहीं करेगा। कैन एन इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा इसको इधर लिख लीजिए, इसमें ना जगह कम पड़ जा रहा है। ठीक है, क्या लिखे है? हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। कैन एन इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल सुने होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, कैसा जाएगा? डायमंड, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ना, ये हेक्सागोनल शेप होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? हेक्सागोनल शेप। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर और एग्जांपल, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी SiCETC। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आप लोग बात कर लेते हो कि इनकी कोवैलेंट की। तो देखिए, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं आपके पास, एटम होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर गोइंग टू बी कहाँ पर? सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा हो जाएगा इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ही होता है। हालांकि ऐसे भी जानिए कि कोवैलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्या? तो देखिए, वो पोलर और नॉन पोलर के लिए हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा क्या करता है ना, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होती है, तब बात करते हैं ना। तो कभी पूछा जाए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट सॉलिड के लिए क्या होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड ही हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? और देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसे ही ज़्यादा होता है। डायमंड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, जबकि डायमंड का कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना? डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर देखिए, और एक ऐसा होता है सेम एलिमेंट से, मतलब एलिमेंट सेम है लेकिन दोनों की डायमंड और किसकी, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? एलोट्रॉप्स मतलब सेम एटम से बना हुआ है लेकिन जो प्रोडक्ट है हमारे पास अलग अलग है। ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। पूरे 4 डील करना है हमें। ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें भी, मॉलिक्यूलर में भी हम लोग क्या करते हैं? एटम्स को सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक, फिर इसमें जो फोर्स काम करता है, मॉलिक्यूल के लिए बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। चलिए मैं कुछ करूँगा अभी। इसमें जो होती है आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडर वेल, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? देखिए, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, 2 तरह की बात करते हैं यहाँ पर, पोलर होता है और नॉन पोलर होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? कैसा होता है? पोलर, नॉन पोलर, और एक ऐसा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना? हालांकि मेरे पास अगर स्पेस है तो हम लोग बात कर ही लेते हैं। जैसे देखो, पहले इनके एग्जाम्पल की बात कर लो। I2HCl सॉलिड होता है, P8S8 NH3H2। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर वैंडरवाल बनेगा, यहाँ पर पोलर बनता है बहुत जगह, और इनके बीच में नॉन पोलर। नॉन पोलर बात समझिएगा, 3 तरह की बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। एक देखिए, पहले बात तो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा?
एटम बोले तो मॉलिक्यूल ही हो जाएगा। कैसा होता है, एटम्स बोलेंगे, इससे अच्छा आप लोग मॉलिक्यूल लिख लीजिए, नहीं तो फिर बोलिएगा सर मॉलिक्यूल होगा ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए इसके मैं लिखूंगा नहीं, बस समझा दे रहा हूँ कि एक पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, और क्या होता है आपके पास नॉन पोलर का मतलब इसके अंदर जो एटम होंगे ना हेट्रो एटम्स होते हैं। ठीक है ना, और जो हमारे पास जो लिख देता हूँ, पहले मैं लिख के समझाता हूँ। जो पोलर होते हैं वो हेट्रो एटॉमिक होते हैं, जैसे HCl। तो ये क्या है, ये क्या है, दोनों सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है। तो देखिए इसको बोलते हैं पोलर। फिर नॉन पोलर की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है बताइए, तो ये F और F, तो ये कैसा होता है, होमो। ठीक, और एक और होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा कि जो नॉन पोलर की बात करते हो ना, इसके अंदर लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप लोग पढ़े होंगे वैन डर वाल में। ठीक है ना, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि पोलर के अंदर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। लेकिन अगर कभी कभी आपके पास कुछ कंपाउंड इस तरह का ले लिया जाए जिससे कि आपको लगे, जैसे मॉलिक्यूल ले लिया जाए HF, तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसकी लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम इसमें लिखेंगे नहीं, अगर आपको मन हो तो इसको छाप सकते हो इसी के अंदर। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो हम इसको हटाते हैं। बस एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हो गया। बात करते हैं एक जो होता है आपके पास 4th नंबर मेटेलिक सॉलिड। ठीक है ना, अब मेटेलिक सॉलिड के अंदर मुझे एक बात बताइए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा? अरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा हो जाएगा? आइटम ऑफ सेम एलिमेंट। अरे इसके अंदर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े तो देखिए, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है ना, अब मुझे बात बता सकते हैं यहाँ पर कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैसा हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट एंड ये इसकी क्या हो जाएगी? हाई की लो। अरे भाई मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगी ज़्यादा हो जाएगा, तो सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो कंडक्टेंस करेगा ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? बहुत सारा हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन FeCu, Cr, लिथियम, सोडियम, ETC। ठीक है ना, इनमें से जो आपको सच में पढ़ना है इसके अंदर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट A और आपके पास A है। ठीक है ना, ज़्यादा हम इनकी बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? इनकी और इनकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, फिर से मैं बता दूं, देखिए कभी भी मतलब फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, आप सभी लोग कि क्रिस्टलाइन में मेनली हम लोग किसकी बात करते हैं? अरेंजमेंट की बात करते हैं कि किस किस तरह से हम लोग इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। अब अरे मतलब क्रिस्टलाइन को अरेंजमेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। देखिए एमरफस में तो हम लोग देखते थे कि इरेगुलर अरेंजमेंट था। ठीक है ना, किसकी सही अरेंजमेंट होगी हमारे पास? तो क्रिस्टलाइन की बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कि किस किस तरह की इनको हम लोग किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इनमें कुछ बातें आपको याद रखना पड़ता है कि सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बात समझ में आती है ना। उसके बाद मेनली हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है, 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहला क्या चीज़ कि पार्टिकल, और इस मतलब जो पार्टिकल है वो किस नेचर का है। ठीक है ना, अगर सभी पार्टिकल एक साथ है तो इसका मतलब कुछ उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत
नहीं, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, बात समझ में आती है ना, ठीक है। और जो ये किस तरह से है, तो ये हमारे पास 4 तरह के मेनली होते हैं, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत है या नहीं? हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी कभी कभी क्वेश्चंस डायमंड और ग्रेफाइट का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, कभी कभी घुसेड़ देता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, कंपटीशन में नहीं, कभी कभी बोर्ड में यहाँ से पूछ देगा डायमंड के बारे में और किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग मेन अपने पॉइंट्स पे आ जाएंगे। छोटी सी बेसिक्स बातें थी, ठीक है ना, इसके बाद मेन आपका 3 डायमेंशनल जो पॉइंट्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए।